सुबह वाले भी बहुत लोग हैं। चलिए दोनों टाइम पढ़िएगा तो जल्दी समाप्त हो जाएगा। क्या क्या जीएस पे चल रहा था आज का? क्या था आज? जीएस चल रहा था ना, और ज्योग्राफी था। तो पूरा कंप्लीट हो गया ज्योग्राफी। चलिए तो ऐसे पॉलिटी पढ़ लीजिए। क्या पॉलिटी चलेंगे? कोई दिक्कत नहीं ना है? इकोनॉमिक्स तो सुबह पढ़ रहे हैं। भारतीय, हल्ला नहीं कीजिए, अब ध्यान इधर दीजिए, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे। तैयार है ना? चलिए, भारतीय राज्य व्यवस्था इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडियन पॉलिटी। एक और नाम सुनते होंगे, राजनीतिक विज्ञान शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र और राज व्यवस्था, दो वर्ड है यहां पर। कोई है पॉलिटिकल साइंस के? कोई नहीं बोलिएगा, हमको पता है। कोई है? कोई नहीं है? चलो बताओ तो, दोनों अंतर क्या है? एक ही है। तुम फिर भी नहीं पहले मेरे से पढ़ा भी है ने? नहीं? अरे जीएस नहीं पढ़ा है? और कोई? दोनों एक ही रहता तो दोनों अलग अलग लिखते। कुछ तो अंतर होगा, बिना इसी अंतर का तो लिखाएगा नहीं। देखिए समझिए इसको, राज व्यवस्था और राजनीतिक शास्त्र, क्योंकि पढ़ते आ रहे हैं तो यहाँ पर पहले ये देखना पड़ेगा। पूछ देता है लोग कि क्या पढ़ के आए हैं, तो बहुत लोग बोल देता है पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आए हैं, बोलता है ना। लेकिन यहाँ पर जो है, एक चीज जान लीजिए कि ये पॉलिटिकल साइंस होता है ना, वो डिग्री देता है, ऑनर्स का आपको देगा, स्नातक का डिग्री देगा, पीजी का डिग्री देगा, प्लस आपका जो होता है यदि नेट वगैरह तैयारी करते हैं, टीचर का तैयारी करते, तब आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? राजनीतिक शास्त्र, ठीक ना। लेकिन अब कंपटीशन का तैयारी कर रहे, जनरल कंपटीशन का, तो यहां पर राजनीतिक शास्त्र के जगह हम क्या पढ़ना पड़ेगा? राज व्यवस्था, ठीक ना। दोनों में अंतर यहां देखें कि हमको यदि टीचर उचर का तैयारी करने, डिग्री लेना है तो ये पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हमको यदि ये भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन इसी के पार्ट में रहता है, ठीक ना। राजनीतिक शास्त्र के पार्ट में ही ये रहता है। अब यहां पर देखिए कि सबसे पहले इसको देखिए, राज व्यवस्था। ये भारतीय छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोग भारतीय थे ही हैं, कोई फॉरेनर तो नहीं ना। सब लोग भारतीय हैं, इंडियन है, तो उसको छोड़ दीजिए। यहां पर राज व्यवस्था, राज व्यवस्था कितने शब्द से मिलकर बना है? कौन? राज प्लस व्यवस्था, ठीक ना। राज मतलब क्या होता है? नाम। राज मतलब देश। अरे वो राज होता है। अरे यहां बोल रहे हैं राज मतलब होता है शासन करना, ठीक ना। राज मतलब शासन करना। राज कर रहा है झारखंड में, कौन राज कर रहा है? चंपाई घाटा के मुख्यमंत्री फिर कौन बन गया? आखिर राज करने के लिए ना आया? तो राज करने का क्या कर रहा है? वो शासन कर रहा है। किसके ऊपर? हम लोग के ऊपर कर रहा है ना। तो राज मतलब होता है शासन करना, राज करना, ठीक ना। किसी भी आदमी बोल देते हो जनरली, आप ही तो राज कर रहे हैं, मतलब बाप के संपत्ति पर आप ही तो राज कर रहे हैं, मतलब जितना भी पिताजी के पैसा है उसका सुख आप भोग रहे हैं, यानी उसका शासन आप कर रहे हैं, ठीक ना। राज का मतलब होता है सीधा सीधे शासन,
कोई दिक्कत नहीं ना। व्यवस्था, व्यवस्था मतलब क्या होता है? कोई भी सिस्टम। ये राज्य क्या है? व्यवस्था है। यहां पर शासन कर रहा है, कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री कर रहा है। देश में प्रधानमंत्री कर रहा है ना। यानी जिस व्यवस्था में यहां पर जो होता है शासन जो कर रहा है, इसको क्या कहते हैं? राज व्यवस्था। ठीक ना, कोई दिक्कत? राज का मतलब शासन करना, और जो व्यक्ति शासन कर रहा है वो कहां पर कर रहा है? कोई व्यवस्था में कर रहा है। ठीक ना, झारखंड भी एक व्यवस्था है, भारत भी एक व्यवस्था है। तो इसी को टोटल जो होता है जहां पर लोग शासन करता है उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? राज व्यवस्था। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां पर जो है ना, इसमें केवल जो पढ़ा जाता है वो केवल जो होता है राज कैसे करता है, कौन कर रहा है, किस आधार पे कर रहा है। ठीक ना, कोई भी मुख्यमंत्री भी कर रहा है, प्रधानमंत्री कर रहा है, तो एक नियम कानून है कि नहीं है? बिना नियम कानून के कुछ कर सकता है? बिना नियम कानून से जैसे करेगा वैसे ही हाई कोर्ट से भी निकला फिर सुप्रीम कोर्ट से अंदर जाएगा, जाएगा कि नहीं? तो आदमी जो है शासन कर रहा है तो एक नियम कानून के अनुसार, तो वो नियम कानून कहां पर है? मुख्यमंत्री शासन कर रहे, वो नियम कानून कहां है? संविधान। कहां पर है? संविधान। यानी जो भारत का जो होता है राज व्यवस्था में हमको क्या पढ़ना पड़ता है? संविधान। ठीक ना, केवल टोटल कंपटीशन में आपको जो देगा भारतीय राज व्यवस्था, वो कहां से क्वेश्चन देगा? संविधान। किसका संविधान? हमारा। कभी भी ये नहीं बोलिए हमारा संविधान, भारतीय संविधान। समझे बात के? बहुत लोग लिखते दरमियान जो होते हैं, जब एग्जाम भी होता है ना, हमारा संविधान में ऐसा लिखा हुआ, हमारा संविधान में वो चीज लिखा हुआ। हमारा नहीं, भारतीय संविधान में ये लिखा हुआ है, क्योंकि पूरा भारतीय है क्या है ना। ठीक ना, तो हमारा कभी मत बोलिएगा, भारतीय। यानी इसलिए जो होता है यहां पर क्या लिखे हम? भारतीय राज व्यवस्था। यानी जो शासन कर रहा है, या तो पदाधिकारी हो, या तो कोई राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, जो भी हो, सब संवैधानिक जो पद है, संविधान के पद पर है, वो सब किसके अनुसार चल रहा है? आप भी चल रहे किसके अनुसार? संविधान के अनुसार। कभी भी जो होता है आप संविधान के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, नहीं तो आपको देशद्रोह का मुकदमा दायर हो जाएगा। और यहां सबसे बड़ा सेंट्रल जेल है हजारीबाग में, वहां चल जाइएगा। पहले तो शायद खिचड़ी खिलाता था, अब दाल भात भी खिलाता है ना, जो भी है टेस्ट करने के लिए चल जाइएगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी यहां पर जो व्यवस्था है, शासन करने वाला भी और जिसके ऊपर भी शासन चल रहा है, वो सब किसके अंदर है? देखते होंगे कभी भी कोई संविधान के ऊपर नहीं बोल सकता है, क्योंकि मेरा देश में सर्वोच्च कौन है? संविधान। ठीक ना, संविधान है, बोलने का भी आपको दिया है अधिकार। ठीक ना, वहां का भी व्यक्ति है ना, वो संविधान के अनुच्छेद 19 में कि आप बोल सकते हैं, लेकिन बोलने का अधिकार दिया इसका मतलब किसी को गाली गलौज नहीं कर देना है। समझे बात के? अब बोलिएगा बोलने का अधिकार है तो गाली भी देने का अधिकार है, वैसा नहीं है। ठीक ना, मतलब एक दायरे में बोलिए। आपको बोलने की स्वतंत्रता है, किसी को धर्म को पालन करने की स्वतंत्रता है, रोजगार पाने की स्वतंत्रता, बहुत चीज का स्वतंत्रता है, लेकिन सब एक सीमा तक। अब चलने का अधिकार है रोड पर, तो चलते चलते किसी को लंगी होता है, लंगी मार देना, गिरा देना होता है ना, तो उस प्रकार के गिरा देना। बोलिएगा चलते चलते वो गिर गया, तो ऐसा नहीं होता है, ये सब दायरा में होता है। आनी सब चीज लिखा हुआ है, चलना किसके अनुसार है? संविधान के ऊपर हम नहीं चल सकते, क्योंकि मेरा देश का जो शासन व्यवस्था चलता है, जो चलने का अधिकार है, वो संविधान के अनुसार सब चीज जो होता है संविधान में लिखा हुआ है। कोई भी सरकार कैसे काम करेगा, कौन सरकार आएगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, सारा चीज। अब जाइएगा वहां पर ब्रिटेन में जाइएगा, तो वहां सर्वोच्च कौन है? संसद सर्वोच्च है। संसद मतलब समझते हैं पार्लियामेंट, वहां पर वो सर्वोच्च है। वहां का संविधान जो संसद बोलेगा वो सब चीज वो पूरा देश को मानना पड़ेगा। संसद बोलेगा दिन है, दिन को रात बोल देगा तो मानना पड़ेगा। वहां का एक ब्रिटेन का एक वैज्ञानिक था, नाम था डी लोमे। वो बोला ब्रिटेन के संसद का इतना अधिकार दिया गया है कि वो लड़का को लड़की और लड़की को लड़का बनाने छोड़ के वो सब कुछ कर सकता है। आज बेचारा वो जिंदा रहता तो वो भी नहीं बोलता क्योंकि आज जो है लड़का से लड़की, लड़की से लड़का बन रहा है कि नहीं। सब चीजें जो है सिस्टम पूरा डेवलप हो गया, उतना मेडिकल फैसिलिटी हो गया, आज बेचारा वो भी नहीं रहता, बोलता ब्रिटेन के संसद सब कुछ कर सकता है। अब वहीं अमेरिका जाइएगा तो वह संविधान, संसद सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च नहीं है,
वह न्यायपालिका सर्वोच्च है, राष्ट्रपति भी नहीं है, न्यायपालिका सर्वोच्च है। न्यायपालिका जो बोलेगा वही वहां पर होगा, ठीक ना। तो जो सर्वोच्च होता है, जिससे आपका घर का सर्वोच्च कौन है, जो वहां पर गार्जियन होंगे, दादा दादे जो होंगे बड़े, या तो माता पिता जो बड़े होंगे, माने माता पिता होंगे, वो गार्जियन होंगे, जैसे बोलेंगे आपको करना पड़ता है कि नहीं। तो यहां पर सर्वोच्च कौन है, संविधान। आनी पूरी राज्य व्यवस्था किसको पढ़ना पड़ता है। अब ये शब्द जो है ना, राज्य व्यवस्था एक अधूरा शब्द है, इसके पहले कुछ क्षेत्र को स्थान जोड़ना पड़ेगा। जैसे हम क्या जोड़ दिए, भारत, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था। यहां अमेरिका जोड़ देंगे तो अमेरिका, झारखंड जोड़ देंगे तो झारखंड का भी राज्य व्यवस्था है, झारखंड का भी अपना मुख्यमंत्री वगैरह सब, प्रधान आपका राज्यपाल वगैरह सब है, सचिव वगैरह सब है। तो सारा जो होता है फंक्शन होता है, ये इसी को बोलते हैं राज्य व्यवस्था। कोई दिक्कत, यानी इस राज्य व्यवस्था में आपको सीधा सीधी पढ़ना पड़ेगा भारतीय संविधान, ठीक ना। अब दूसरा होता है यहां पर राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र यहां पर भी जो है कितना शब्द है, 3 शब्द है। राज मतलब शासन, नीति मतलब नियम कानून, ठीक ना। कोई भी नीति बनाया जाता है, नियम बनाया जाता है, ठीक ना। और तीसरा है शास्त्र। शास्त्र इसको बोल सकते हैं, विज्ञान भी बोल सकते हैं, ठीक ना, विज्ञान भी बोल सकते हैं इसको। यहां पर राजनीतिक विज्ञान, विज्ञान भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वो तो 3 प्रकार हो जाएगा। विज्ञान जो है ना 2 प्रकार का होता है, एक सामाजिक विज्ञान होता है और दूसरा प्राकृतिक विज्ञान होता है। तुरंत जोड़ देते हैं कुछ ना, एक सामाजिक होता है, दूसरा प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक विज्ञान में जो चीज आप बोलिएगा उसको प्रमाणित करना पड़ता है। मैथ बनाइए, पूरा 4 पेज बनाइए, लास्ट में आंसर गलत होगा नंबर देगा, क्योंकि इसको प्रमाणित करना पड़ेगा। इसका आंसर इतना है तो आपको लाना पड़ेगा, पूरा गलत बना दीजिए, लास्ट में आंसर खाली दर्शा दीजिए ना, एग्जामिनर देखेगा कि आंसर सही है, वो तुरंत दे देगा। देता है कि नहीं, क्योंकि आपको आंसर सही है। मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो पढ़ते हैं उसमें क्या करना, आपको प्रमाणित करके दिखाना पड़ता है कि नहीं। वहीं चल जाइए सोशियोलॉजी, वहीं चल जाइए राजनीतिक विज्ञान, ठीक ना, वहीं चल जाइए आपका लोक प्रशासन, यानी ये सब जो होता है सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान में आपको प्रमाणित करना नहीं पड़ता है। मेरा समाज में जो होता है, बारात लेज के जो होता है जाके लड़की को ले आते हैं। एक दूसरा समाज में होता है, बारात जाता है दूल्हा और दुल्हन को वहीं छोड़ के आता है कि नहीं, बाद में गौना होता है तब लाता है। यानी उसका समाज दूसरा तरफ विवाह हो रहा है, मेरा समाज हम प्रमाणित कर नहीं, उसमें प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि समाज है, समाज सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक ना। लेकिन विज्ञान कोई अलग नहीं हो सकता है, जो प्रमाणित हो गया वो है तो है। मैथ का आंसर जो आप दिए हैं वही सब लोग का होगा, विदेश में भी जाएगा तो आंसर वही निकलेगा, प्रक्रिया अलग होगा लेकिन आंसर सही होगा। तो ये चीज होता है, 2 प्रकार का विज्ञान होता है, एक प्राकृतिक विज्ञान होता है, एक प्राकृतिक विज्ञान में कोई भी चीज कहिएगा तो उसको आपको प्रमाणित करना पड़ेगा, सामाजिक विज्ञान में, ठीक ना। ये चीज जो है जान लीजिए। तो यहां पर जो होता है शास्त्र क्या होता है, ये विज्ञान होता है। और यहां पर है राज और नीति। राज भी समझ गए, शासन करना। अब देखिए, जो व्यक्ति शासन कर रहा है व्यवस्था में, यानी जो व्यक्ति शासन कर रहा है वो एक नीति के तहत करता है, ठीक ना, नीति के तहत करता है। और वो नीति जिस विज्ञान में लिखा रहता है उसी को क्या बोलते हैं, राजनीतिक शास्त्र। इसमें बहुत सारा नियम रहता है, जैसे नाम सुने होंगे, हिटलरवादी नाम सुने हैं ना, लेनिनवादी, मार्क्सवादी, मुसोलिनी, सब का नाम सुने हैं। ये सब जो होता है एक ऐसा नीति देते गया जिससे कोई एक शासन में एक जो होता है राजनीति करने का एक व्यवस्था रखा गया। आज जो होता है एक यहाँ पर देखे होंगे, देखिए क्या सब जानते हैं, प्रधानमंत्री को जानते हैं कि नहीं, चाय बेचने से लेकर वो प्रधानमंत्री बन गए और विश्व के नेता के रूप में जाने जाते हैं, ठीक ना। पहले भारत का नेता जो होता है प्रधानमंत्री, वो जो होता है सोचता था कि हमको अमेरिका का जो होता है राष्ट्रपति बनने का मौका मिले। सबका इच्छा रहता था, जितना भी अभी तक प्रधानमंत्री बने सबका इच्छा रहता था कि हम राष्ट्रपति जो होता है अमेरिका के बनने का, जैसे होता है ना लालच। आप जो होता कर्मचारी नौकरी किए अभी, तुरंत सोचिएगा थोड़ा अफसर बन जाते ना, अफसर बनते थोड़ा सा बड़ा अफसर बन जाते ना, सबका एक लालच होता है।
तो प्रधानमंत्री भी ऐसा नहीं सोचे प्रधानमंत्री बन गया उसके लालच, वो भी सोचता होगा दिमाग में काश हम अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं। आज का सिचुएशन ऐसा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री से जलता है। क्यों जलता है? क्योंकि आज जो है ना अमेरिका का विश्व के नेता के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति नंबर 1 रहता था। आज विश्व का नेता नंबर 1 कौन है? मोदी है, ठीक ना। इसीलिए आज उसको जलन होता है। भारत के जो होता है ये तीसरा लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें मोदी को हराने में कितना साम दाम दंड भेद अमेरिका सब चीज लगाया, फिर भी नहीं हरा पाया। तो ये क्या है, हम वो चीज हम बता रहे हैं कि इनका जो राजनीति करने का जो अपना प्रक्रिया था, चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए, इसको बोलते क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी। मतलब अचानक ऐसा पर्सनालिटी इसमें इनमें डेवलप हो गया कि चाय बेचते बेचते क्या बन गए? प्रधानमंत्री। भविष्य में जो होता है कि आपके पीढ़ी के बाद, 1-2 पीढ़ी के बाद ये बतलाया जाएगा कि एक प्रधानमंत्री थे भारत का जो चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए। यानी कि इनकी जीवनी के बारे में हमको पढ़ने को मिलेगा। कहां पर? राजनीति विज्ञान में, कि ये इनका नीति किस प्रकार था शासन करने का, कि इनका डिप्लोमेसी कितना था, कि ये दूसरे देशों पर भी अपना छवि बना के रखे, दूसरे देशों के साथ भारत के जो संबंध है वो बढ़िया करके रखे, ठीक ना। तो ये जैसा नीति होता है, माने किसी व्यक्ति, आप ही कुछ कर जाइएगा तो आपका गांव, जितना गांव होता है, प्रखंड होता है, जिला होता है, चर्चा होगा कि नहीं। तो उसी प्रकार से जो है ना कोई भी चीज नीति होता है, यानी हम कहां शासन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आज हम मुसोलोमीवादी पढ़ रहे हैं, लेनिनवादी पढ़ रहे हैं, मार्क्सवादी पढ़ रहे हैं, तो कि हम किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी व्यवस्था पर शासन कैसे कर सकता है, तो वो सारा कहां से सीखता है? ज्यादा पॉलिटिकल साइंस वाला देखिए नेता बनता है ना, क्योंकि पढ़ते पढ़ते उन लोग को पता चल जाता है कि हमको राज करने के लिए किस प्रकार की नीति अपनाना। समझे बात के? आखिर नेता क्या करता है? नेता बोलता है कि हमको राज करना है तो जनता के जूता चप्पल खाना ही पड़ेगा, बोलता है कि नहीं? उसका भी एक नीति है, जब तक जूता चप्पल नहीं खाएगा, देखते हैं ना बहुत सारे मूवी में कि जब तक जो जूता चप्पल नहीं खाया जो नेता, वो नेता काहे का? समझे बात के? होता है कि नहीं? तो एक अपना सबका नीति होता है कि हम नेता कैसे बने, ठीक ना। कोई अपना नीति बनाता है, धरना प्रदर्शन करना, जनता की हित करना, तो सब एक नीति होता है। और वो सारा नीति कहां से सीखता है? राजनीतिक शास्त्र। समझे? यानी ये केवल एक शासन करने की व्यवस्था का है जो संविधान से मिलता है, और ये होता है राज करने की एक नीति है। और वो जिस विज्ञान में वो नीति है उसी को क्या बोलते हैं? राजनीतिक शास्त्र। खाली नीति भी नहीं, इसमें भी है। अब देखिए ये छोटे पैमाने पर है, ठीक ना, लेकिन इसी में कौन है? जैसे आपको नहीं बोलते हैं ये आपका राजनीतिक शास्त्र है और ये आपका राज व्यवस्था। ये हो गया आपका राजनीतिक शास्त्र और ये हो गया राज व्यवस्था, ठीक ना। यानी राजनीतिक शास्त्र में एक छोटा पार्ट कौन है? राज व्यवस्था, ठीक ना। अब जो होता है यहाँ पर, ये समझ गए, ये ब्रॉड में होता है, ये बड़ा में होता है, ये छोटा में होता है। ये किसी भी व्यवस्था में शासन करने का एक जो नियम का सिद्धांत, माने एक जो आपका नियम कानून रहेगा जो संविधान के अंतर्गत होता है, उसको अध्ययन किया जाता है। और इसमें पूरा जो होता है बहुत सारा विद्वानों को मत वगैरह पढ़ना पड़ता है, सिद्धांत किस प्रकार के दिया गया है वो सब पढ़ना पड़ता है। इसमें सिद्धांत नहीं पढ़ना पड़ता, इसमें पढ़ना पड़ता है, ठीक ना। तो ये समझ गए कि ये होता है राजनीतिक शास्त्र। आपको क्या पढ़ना है? भारतीय राज्य व्यवस्था। जो व्यवस्था पढ़ना है, अब वो कहां से पढ़ना है? संविधान। कोई दिक्कत है कि नहीं को? राजनीतिक शास्त्र के जनक कौन है? अरस्तु। अरस्तु एक और किसी जनक है ना? किसका है? जीव विज्ञान का, ठीक ना। अरस्तु का कब था ये? 400 BC का बात है। उस समय से समझिए, राजनीति तो समझिए शुरुआत से चलते आ रहा है। सबसे लोग राजनीति करता है। आपके माता पिता राजनीति नहीं कर रहे हैं आपसे। हम ये माता पिता के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, माता पिता ही सबसे बड़ा है। हम किसी को नहीं मानते, हम मानते हैं माता पिता, लेकिन हम बोलते हैं माता पिता भी एक जो होता है राजनीति करते। वो क्या राजनीति? कि बच्चे को पढ़ाएंगे। आज बेटी को जन्म पर ज्यादा खुशी नहीं मनाते, बेटा के नाम पर क्यों मनाते? क्योंकि उसको भी तो एक एथी रहता है कि हम बच्चे को जन्म दे, बुढ़ापा में हमको सहारा देंगे ना। तो उसी प्रकार से वो सबको एक राजनीति करता है। आप भी जो होता है कि दोस्त यार सबके साथ राजनीति करते हैं, कोई भी चीज बोलता है तो सब आजकल राजनीति ही करता है। अब देखिए यहां पर जो है संविधान, क्या पढ़ना है? संविधान,
ठीक ना। संविधान जो पढ़ना है, क्योंकि भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ना है, संविधान, ये संविधान आया कहां से है, कैसे आया है, ठीक ना। जान लीजिए कि सबसे बड़ा संविधान कौन है विश्व का? भारत का संविधान है, ठीक ना। ये संविधान जो होता आया कहां से, तो थोड़ा बैक हिस्ट्री बताते हैं कि यहां पर जानते हैं कि 200 वर्षों तक अंग्रेज लगभग शासन किया ना। उसके बाद एक लास्ट का जो आंदोलन हुआ भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ठीक ना। भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ उसके बाद ब्रिटेन समझ गया कि भारत में हम अधिक दिनों तक शासन अब नहीं कर सकते, ठीक ना। उस समय जो होता एक से एक वक्तव्य निकलने लगा कि भारत से कि बोरिया बिस्तरा बांध के अंग्रेजों को वापस। उसके बाद जो होता है चुनाव हो रहा था ब्रिटेन में, वहां पर लेबर पार्टी था, जो अभी ब्रिटेन में फिर चुनाव हुआ, ऋषि सुनक हार गए क्योंकि वो कम्युनिस्ट एथी के पार्टी के थे, और लेबर पार्टी फिर से वहां सरकार बना लिया, ठीक ना। तो लेबर पार्टी जो सरकार वो अपने चुनाव में जैसे नहीं करते, जैसे अपना मोमेंटो जारी कर एथी जारी करता है, सब अपना चुनावी एजेंडा जारी करता है, कांग्रेस है बीजेपी ये सब देता है ना, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो उस तरह से लेबर पार्टी जो था, लेबर पार्टी का सरकार, वो भी बोला कि मेरा सरकार यदि बनता है तो भारत को आजाद कर देंगे, ठीक ना। इसी के चलते भारतीय उसको समर्थन किया लेबर पार्टी को, और जब सरकार में आया लेबर पार्टी, क्लीमेट एटली प्रधानमंत्री कौन बोला? क्लीमेट एटली। वो जब बना तो भारत को आजाद करने के लिए एक वहां से कि किस प्रकार से आजाद करना है, ऐसा नहीं कि जाइए हम आजाद कर देते हैं, वैसा कुछ नहीं होता है। सब कुछ जो होता है एक नियम कानून से होता है। आज झारखंड अलग अलग हुआ है तो उसके भी 88 वर्षों का आंदोलन का परिणाम है, जो 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ। 88 वर्षों तक लड़ाई लड़ा। अभी तो झारखंड का जो है, लेकिन झारखंडियों का दुर्भाग्य है, भारत का सबसे अमीर राज्य झारखंड और भारत के सबसे गरीब लोग दुर्भाग्य है ना, ठीक ना। तो ये चीज जो होता है भारत के विकास के लिए, झारखंड के विकास के लिए अलग हुआ था। लेकिन अब देखिए कि वो भी जो है अलग हुआ झारखंड, तो उसका भी एगो कानून बना, नाम सुने होंगे बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000, उसके तहत झारखंड को अलग किया गया। तो भारत को भी आजाद करने के लिए जब क्लीमेट एटली जब घोषणा किया, तो उसके लिए कि भारत के नेताओं से बात करने के लिए कि भारत को जो होता है किस प्रकार के आजाद करना है, उसके लिए एक मिशन भेजा, भारत भेजा कि भारतीय नेता जो है ना उनसे बात कीजिए कि कैसे आपको आजाद, माने किसको सत्ता सौंपना है, कैसे आपको आजादी करेंगे, सारा चीज वार्तालाप करने के लिए, बात करने के लिए। वो मिशन का नाम क्या था? कैबिनेट मिशन। नाम सुने? कब आया ये भारत? 1946, ठीक है ना। 1946। कितना सदस्यीय था ये मिशन? 3 सदस्यीय। कौन कौन इसमें? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। देखिए यहां पर सबसे ज्यादा यही पूछता है कि जो कैबिनेट मिशन आया कब? 1946 में। भारत क्यों आया बताए ना, भारतीय नेताओं से बात करने के लिए। कितना सदस्य था? 3 सदस्य। कौन कौन? सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। अगला पूछता है क्वेश्चन कि जो कैबिनेट मिशन था वो किसकी अध्यक्षता में आया था? सर मैंने लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये थे कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष। बाकी 2 मेंबर थे, यानी 3 सदस्यीय ये मिशन था। भारत में जब ये मिशन आया, यहां के नेताओं से विचार विमर्श किया, ठीक ना, और यहां पर बोल के रखा कि भारत को जो आजाद किया जाएगा, वो सत्ता जो सौंपेगा भारत को, वो सत्ता सौंपेगा संविधान सभा को। किसको सौंपेगा? संविधान सभा को।
संविधान सभा को सौंपेगा। इसके लिए बोला वो कैबिनेट मिशन कि आप भारतीयों को जो है एक संविधान सभा का गठन करना पड़ेगा। संविधान सभा का आप गठन कीजिए, हम सत्ता सौंप देंगे। ठीक ना? कौन बोला? कैबिनेट मिशन। अब जो है संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। चुनाव होने के लिए जो है इसके बहुत सारा बैठक उठक भी बताएंगे संविधान सभा का पूरा। लेकिन जब संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा के कब हुआ? ये जुलाई 1946। कब हुआ? जुलाई 1900। किसका गठन हुआ? संविधान सभा। ठीक ना? संविधान सभा गठन होगा, सभा है तो मेंबर लोग होगा ना, जैसे भी लोकसभा चुनाव होता है ना, मेंबर लोग जाता है, तो उसमें भी जो संविधान सभा है इसमें भी क्या जाएगा? मेंबर लोग जाएगा, सदस्य लोग जाएगा। तो एक मेंबर जो चुनाव होगा वो कितने जनसंख्या पर होगा? 10 लाख। अभी भी इतना ही जनसंख्या पर एक एमपी जो है ना पार्लियामेंट का, वो कितने जनसंख्या पर होता है? 10 लाख पर। ठीक ना? अभी भी इतना ही है। अब ये जो चुनाव होगा, चुनाव होने के इसमें चुनाव कराने के लिए कितना माने कितना सदस्य का रखा गया? 389। कितना? 389। ठीक ना? इतना बोला गया कि चुनाव होगा 389 सदस्यों का। इसमें किसका किसका होगा? ब्रिटिश प्रांत कितना होगा? 292। 4 होगा चीफ कमिश्नर का होगा, और 93 होगा देसी रियासत। अब समझते होंगे कि ब्रिटिश प्रांत क्या था। अभी जो राज्य है ना, स्टेट है ना, उसी तरह उसको क्या बोलते हैं? प्रांत। ये ब्रिटिश सरकार के अंदर था। देसी रियासत, चीफ कमिश्नर जो होता है, ये मुख्य रूप से चीफ कमिश्नर 4 था, और देसी रियासत जो था वो राजाओं के अंदर था। तो पूरा भारत में इन लोगों से मिलाकर कितना सदस्यों का चुनाव कराना था? 389। लेकिन इतना का नहीं चुनाव कराया, केवल ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नर का। हानि कितना? 296 सदस्यों का चुनाव हुआ। ठीक ना? 296 सदस्यों का चुनाव हुआ। इसमें जो चुनाव में कितना कितना सीट आया? 208 किसको आया? बड़ा पार्टी उस समय कौन था? कांग्रेस। ठीक ना? और 73 सदस्य मुस्लिम लीग। ठीक ना? और 15 सदस्य ये निर्दलीय समझ लीजिए। क्या था ये? निर्दलीय मतलब समझते हैं ना, स्वतंत्र, कोई भी पार्टी में नहीं है, वो निर्दलीय है। ठीक ना? तो इस प्रकार के इतना सदस्य हुआ। अब संविधान सभा जब सदस्य बन गया तो सब सदस्य मिलके कैसे हुआ? सब चुनाव हुआ लोकसभा का, सब गया लोकसभा में, वहां पर क्या हुआ? उन लोगों को शपथ ग्रहण हुआ ना। तो उसी तरह से सब चुनाव अपना अपना क्षेत्र में जीतने के बाद सब पहुंचा कहां पर? संविधान सभा में। ठीक ना? अब संविधान सभा की बैठक चालू करेंगे, उससे पहले देखिए यहां पर क्या बोला था कैबिनेट मिशन कि सत्ता किसको सौंपेगा? संविधान सभा को। अब सत्ता तो ऐसी आके नहीं बोलेगा लो सत्ता हम दे रहे हैं, उसके लिए कानून पारित करना पड़ता है। कानून कहां पारित करेगा? ब्रिटेन में पारित करना पड़ेगा कि हम भारत को आजाद कर रहे हैं, भारत में पारित करेगा। सारा काम होता था ब्रिटेन से। आज भी हमारा जो भारत का संविधान है, संसद, सारा कानून कहां से बनता है? संसद से बनता है। उसी तरह भारत का, क्योंकि उपनिवेश था। ठीक ना? भारत किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन। उपनिवेश मतलब समझते हैं ना? क्या समझते हैं? गुलाम। उसका मतलब क्या होता है उपनिवेश का? उपनिवेश का मतलब होता है किसी भी देश या क्षेत्र के राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार किसी दूसरे के हाथ में चला जाना। समझे बात के? राजनीतिक और प्रशासनिक। आज देखिए उपनिवेश मैंने एक तरह से बता रहे उदाहरण, जैसे आज मुख्यमंत्री शासन कर रहा है, प्रधानमंत्री शासन कर रहे हैं ना, उनके पास देखिए राजनीतिक अधिकार भी है और प्रशासनिक अधिकार भी है ना। सारा शक्ति किनके पास है? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पास। जो चाहेंगे वो संविधान के दायरे में चाहेंगे वो करेंगे ना। उसी तरह से जो होता है, जब 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ तो सारा जो राजनीतिक और प्रशासनिक जो अधिकार था वो किसके हाथ में चला गया? ब्रिटेन के हाथ में चला गया। अब भारत के पास वही था, शक्ति नहीं कोई बचा कि ब्रिटेन से टकराव ले सकता था। इसी को बोलते हैं गुलामी।
समझे की बात की नहीं? उसी को बोलते हैं उपनिवेशवाद। अब वहां पर जो है देखे होंगे, आगे भी बताएंगे हम, कि सत्ता सौंपने से पहले माने सत्ता कानून बनाया वहां ब्रिटेन में। कौन कानून बनाया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। कौन कानून? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये कानून बनाया और इस कानून के तहत भारत को स्वतंत्र कर दिया गया। और इसमें बोला कि भारत का जो ये स्वतंत्र कर रहे हैं, इसमें बोल दिया कि भारत को कितने राज्यों में बांटा जाएगा? 2 अधिराज्यों में बांटा जाएगा, एक पाकिस्तान होगा, एक भारत होगा। दोनों का अपना संविधान सभा का गठन होगा, दोनों अपना संविधान बनाएंगे। आपका उधर पाकिस्तान बनाएगा और इधर भारत बनाएगा, दोनों अपना अपना संविधान बनाएंगे। जब तक संविधान नहीं बनाएंगे दोनों, तब तक भारत माने भारतीय शासन अधिनियम 1935, नाम सुने हैं? भारतीय शासन अधिनियम 1935, उसके तहत शासन चलेगा। क्योंकि आज भी जो है ना, जो भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद है? 395। उसमें लगभग 250 अनुच्छेद आज भी भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। समझे बात के? इसीलिए बोला गया कि जो भारत का जो शासन, जब तक संविधान नहीं बनाता भारत और पाकिस्तान, तब तक उसका शासन व्यवस्था कैसे चलेगा? भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक ना? सत्ता सौंपेगा दोनों के संविधान सभा के, अपना संविधान बनाएंगे। ठीक ना? देशी रियासत इस सब पर उसमें कोई ये थी नहीं किए गए, उन लोग पास विकल्प बच गए, उनके बारे में कभी सोचा भी नहीं साहब, बस खाली बांट दिया, एक पाकिस्तान होगा, एक इंडिया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब अपना जो यहाँ पर जो संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हो चुका है, भारत में हुआ है ना। अब संविधान सभा का जो गठन हुआ है, बाद में ये सत्ता सौंपा था। कब सौंपा था? अरे उसी समय 1947 में, 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्र हो गया, नहीं सत्ता सौंप दिया। ठीक, तो यहां पर जब संविधान सभा का गठन हुआ, कब? जुलाई 1946 में। चुनाव भी हो गया, सदस्य लोग भी आ गए। कहां पर? संविधान सभा में सदस्य लोग अपने सब आ गए। अब सारा सदस्य जब आ गया यहां पर, तब बैठक होगा। यहीं से क्वेश्चन शुरू होता है फिर से कि संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ और कहां हुआ? कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। कहां पर हुआ? दिल्ली के कौंसिल चेंबर के पुस्तकालय भवन में। कहां पर हुआ था? दिल्ली के कौंसिल चेंबर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। याद रखिएगा, ये स्थान नहीं पूछता है, लेकिन ये जो हमेशा पूछता है कि पहली बैठक संविधान सभा के कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। अब पहला बैठक हो रहा है, तो कोई अध्यक्षता करेगा कि नहीं? करेगा ना। तो यहां पर अध्यक्षता किनको दिया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी, याद रखिएगा, अस्थायी, टेम्पोररी, परमानेंट नहीं, टेम्पोररी बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक ना? पहला अस्थायी अध्यक्ष। दूसरा बैठक कब हुआ? 11 दिसंबर 1946। अब यहां से परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया। किनको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्यों बनाया गया? कहां के थे ये? बिहार के थे। क्यों बनाया गया? क्योंकि ये बहुत बुद्धिमान थे, तेज तरार दिमाग वाले थे। एक बार कहानी सुने होंगे, जब प्रधानमंत्री आपका माने नेहरू जी जा रहे थे प्लेन में, तो कोई भी नेता होता है तो उनका भाषण लिखा जाता है
और लिखा भाषण जाता है वो ना आईएएस माने बड़े बड़े पदाधिकारी लोग लिखते हैं। तब उनका एक बार जो भाषण था ना, वो भाषण देना था विदेश में, छूट गया था घरे पर, माने घर पर ये छूट गया उनका भाषण। तो अचानक वहां पर साथ में थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उनको बोलने लगे, मेरे राजेंद्र जी मेरा तो भाषण छूट गया घर पे ही, तो कैसे भाषण दिया जाएगा वहां। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोले कि आप चिंता मत कीजिए, उस भाषण को हम पढ़ लिए, ठीक ना, उस भाषण को हम पढ़ लिए। जानते उस भाषण को जैसे था वैसे ही वो उतार दिए थे, माने दिमाग का तेज थे। तो बहुत सारा इनके और उपलब्धि थे, इसी कारण से इनको क्या बनाया गया, संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष। याद रखिएगा, क्या अस्थाई अध्यक्ष, प्रथम अस्थाई अध्यक्ष जो होता है इन्हीं को बनाया गया, ठीक ना। कब बनाया गया था, 11 दिसंबर 1946। बाद में प्रथम राष्ट्रपति भी बने, ठीक ना। तो इनके बहुत सारे उपलब्धि थे। जितना भी बड़े बड़े विद्वान लोग हुआ है वो लगभग सब बिहार में ही हुआ है। जितना लेखक उखक हिंदी पढ़िए तो बहुत सारा जो होता है बिहार में जो है पढ़े लिखे। आज भी भारत में सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस कहाँ के, बिहार के, बशर्ते अभी कुछ कम हो गया है, ठीक ना। अभी भी बहुत जाता है। जब 2011 में सीसेट लागू कर दिया ना, थोड़ा सा इंग्लिश वाले को प्रभाव हो गया ज्यादा, इंग्लिश मीडियम जो होता है ना प्रभाव। बाकी हिंदी मीडियम जब तक था उन लोग को वर्चस्व ज्यादा है। और सबसे ज्यादा गया का था, गया सबसे ज्यादा बदनाम है बिहार में, लेकिन सबसे ज्यादा आईएएस अफसर गया का, ठीक ना। अब देखिए तीसरा बैठक कब हुआ, 13 दिसंबर 1946 को तीसरा बैठक हुआ। तीसरा बैठक का महत्व यह है, पहला बैठक का तो समझ गए, डेट पूछता है अस्थाई अध्यक्ष किसको बनाया गया। दूसरा का 11 दिसंबर का हुआ अस्थाई अध्यक्ष के। तीसरा हुआ बैठक इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसमें उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। क्या लाया गया, उद्देशिका, उद्देशिका या उद्देश्य प्रस्ताव बोलिए, उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक ना। उद्देशिका या जैसे अभी प्रस्तावना बोलते हैं ना, वही प्रस्तावना उद्देशिका होता है। कब लाया गया था नेहरू के द्वारा, कहां पर लाया गया, लाया कहां गया, संविधान सभा में, ठीक ना, संविधान सभा में लाया गया। अब संविधान सभा में लाया गया कब, 13 दिसंबर 1946। लेकिन संविधान सभा उसको एक्सेप्ट कब किया, तो एक्सेप्ट जब किया 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया। जो नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, ठीक ना। अब जब इसका एक्सेप्ट कर लिया तो बहुत सारा चर्चा भी उस पर किया गया उद्देश्य प्रस्ताव के। अब पूरा संविधान का निर्माण करना था। क्या करना था संविधान सभा को, संविधान का निर्माण करना था। लोग बोलता ये जान लीजिए कि संविधान का निर्माण किसने किया है, हाँ? गलत जानकारी। संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया है, समझे बात के। क्योंकि संविधान सभा का गठन किस उद्देश्य से किया गया था, संविधान निर्माण के लिए। तो संविधान का जो होता है निर्माण जो होता है संविधान सभा के द्वारा किया गया है। लोग नेता लोग बोल क्यों देते हैं भीमराव अंबेडकर का, उसका भी कारण अभी हम बताएंगे, ठीक ना। लेकिन संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा। क्या वर्ल्ड कप केवल से ये आपका रोहित शर्मा लाया, सारा टीम लाया, लाया ना, सारा टीम रहता नहीं लाता तो अकेला रोहित शर्मा छक्का मार के ले आता। तो संविधान का निर्माण जो है संविधान सभा के द्वारा किया गया। यदि भीमराव अंबेडकर ही यदि निर्माण कर देते तो संविधान सभा क्यों गठन किए थे, बोल देते भीमराव अंबेडकर को लाइए संविधान लिख के हम यहाँ पर लागू कर दे, वैसा नहीं। एग्जाम में भी जो आएगा ना आपका वहां पर सीधा आएगा संविधान का निर्माण किसने किया, तो संविधान सभा। कहां उनका नाम क्यों लिया जाता है उसका भी कारण बताएंगे, ठीक ना। देखिए यहां पर 22 जनवरी को एक्सेप्ट हो गया। अब इस पर चर्चा हुआ, चर्चा उर्चा बिहार में संविधान का निर्माण करने के लिए बहुत सारा समिति बनाया गया। संघ शक्ति समिति किसके अध्यक्षता में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। संघीय संविधान समिति,
राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में। प्रांतीय संविधान समिति, नहीं, संघीय संविधान समिति जो है ना वो ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी में। प्रांतीय संविधान, प्रांत का जो होता है, देश को एकीकरण कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका। ठीक। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक ना। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद बहुत सारा तदर समिति, मैंने बहुत सारा समितियां गठित किया। क्यों गठित किया गया? कि विचार विमर्श कीजिए कोई भी मुद्दा पर और संविधान में उसको जोड़ा जाएगा, रखा जाएगा। क्योंकि संविधान बनाना था ना, ऐसा संविधान बनाना था कि हमको लोकतांत्रिक मूल्यों को रखते हुए जो गरीब लोग हैं, क्योंकि अंग्रेज जो 200 वर्षों तक जो शासन किया था ना, भारत को पूरी तरह से लंगड़ा करके छोड़ के चल गया था। मतलब भारत जो था ठीक से खड़ा भी नहीं रह सकता था। क्योंकि इतिहास पढ़ेंगे तो जानते होंगे, एक उदारवादी था, दूसरा उग्रवादी था ना। उदारवादी का काम क्या था? भिक्षा मांगना, कि हमको ये चीज दे दो, प्रार्थना करना, प्रार्थना पत्र देना कि हमको ये चीज डिमांड कर रहे हैं। वो था उदारवादी, उदार नीति अपनाता था। उग्रवादी बोला हम ईंट के जवाब भीख मांग के नहीं लेंगे, मेरा ये अधिकार है, मेरा देश है, ठीक ना। तो उग्रवादी का नीति था। तो धीरे धीरे जो होता है वो चीज चलते गया। अब यहां पर जो है कि बहुत सारा समिति बना, समिति के अपना अपना काम करने लगा और यहां पर मुद्दा जोड़ने लगा। अब ये जो समिति बना, इन लोग सारे समिति में जो बना उसमें एक जो अब यहां पर बता रहे हैं, संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। संविधान कैसे बनना है, जैसे कैसे होता है, घर बना रहे हैं, एक इंजीनियर होता है ना, इंजीनियर क्या बना के देता है? ढांचा, कि बनाना कैसे है, ठीक ना। ढांचा उसको बनाना, तैयार कैसे करना है, ठीक ना। आजकल जानिएगा इथी आपका राजमिस्त्री होता है, राजमिस्त्री और इंजीनियर यदि वहां ले जाइएगा ना तो राजमिस्त्री बोलेगा क्या वो इंजीनियर जानता है, वो तो पढ़ लिख के आता, हम तो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। होता है कि नहीं? राजमिस्त्री भी कभी कभी इंजीनियर, क्योंकि वो जानता है कि वो नया नया पढ़ के आया है, वो जितना प्रैक्टिकल नहीं किया होगा उतना तो खड़ा कर दिए, ठीक ना। तो राजमिस्त्री वो इंजीनियर से ज्यादा तेज अपने आप को समझता है। तो प्रारूप, संविधान कैसे बनेगा उसका एक प्रारूप तैयार किया था कौन? पी.एन. राव, नाम सुने? संविधान का प्रारूप कौन तैयार किया था? बी.एन. राव। कि प्रारूप के जो होता संविधान कैसे बनेगा वो प्रारूप तैयार किया था बी.एन. राव। ध्यान से सुनिएगा, एक और नाम आएगा अभी। अब ये प्रारूप तैयार करके दिया कि संविधान सभा के द्वारा संविधान कैसे बनाया जाएगा। अब जो प्रारूप जो ये दिया, ये प्रारूप सही है कि गलत है, ठीक ना। ये प्रारूप सही है, गलत है, इसमें क्या संशोधन किया जाएगा, कैसे इस प्रारूप को इसी तरह रखा जाए कि इसमें कुछ संशोधन किया जाए, उसके लिए एक 7 सदस्यीय समिति बनाया गया। एक 7 सदस्यीय सदस्य था 7 सदस्यीय समिति। अब इस 7 सदस्यीय समिति, कौन सा समिति बनाया गया? प्रारूप समिति। अब इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक ना। प्रारूप कौन दिया था? बी.एन. राव दिए थे। उस प्रारूप का ढांचा सही है कि गलत है, ठीक ना। उस पे विचार विमर्श करने के लिए नया कुछ संशोधन किया जाएगा नहीं, उसके लिए कौन सा समिति बनाया गया? यही क्वेश्चन बार बार पूछता है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा, 2 क्वेश्चन आएगा, कंफ्यूजन नहीं हो। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? समझ गए दोनों क्वेश्चन? प्रारूप तैयार किया बी.एन. राव, तैयार किया आ जाएगा तो ये, और समिति बोलेगा तो भीमराव। अब भीमराव अंबेडकर को क्यों बोला जाता है संविधान के जनक, ठीक ना। संविधान के वास्तुकार किसको? वास्तुकार मतलब समझते हैं ना, भवन वगैरह के निर्माण करता है उसको वास्तुकार बोलते हैं। तो ये संविधान का निर्माण करने के लिए इनको वास्तुकार बोला जाता है, संविधान के जनक। अब देखिए जो प्रारूप दिए ना, रूप में बहुत सारा संशोधन कर दिए कौन? भीमराव अंबेडकर, ठीक ना। और वो एक अभी जो वर्तमान में जो संविधान का जो ढांचा है ना, वो ढांचा कौन तैयार किए थे?
इसीलिए बोला जाता है कि संविधान का जो जनक संविधान निर्माण कौन किया है? भीमराव अम्बेडकर। लेकिन संविधान का एक्चुअल में जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहां पर भीमराव अम्बेडकर का ऑप्शन नहीं रहेगा, संविधान सभा का ऑप्शन रहेगा, ठीक ना। क्योंकि ये प्रारूप दिए कि ऐसी होनी चाहिए, ऐसी बनाया जाए। ये भीमराव अम्बेडकर जो होता है संविधान में एसटी एससी के लिए आरक्षण का वहां पर प्रावधान रखने की कोशिश किए थे, लेकिन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो विरोध किए, बोले आरक्षण से देश का प्रगति विकास रुक जाएगा। तो भीमराव अम्बेडकर बोले कि अजी आप आरक्षण इसमें नहीं रखिएगा एसटी एससी को, तो हम प्रारूप समिति से हट जाते हैं, आपको जैसे संविधान बनाना है बना लीजिए, ठीक ना। अब जो संविधान सभा के लोग भी जब भीमराव अम्बेडकर को छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर एक ज्ञानी व्यक्ति थे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, ठीक ना। यहां से लंदन तक ये भी पढ़ाई किए थे, तो इनका जो है ना ज्ञानता, इनका जितना इनके पास विद्वानता जिस प्रकार के थे, वो संविधान सभा भी खोना नहीं चाहते थे, संविधान में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रखना चाहते थे, और संविधान में सभी वर्गों को शामिल करने के लिए इनको जबरदस्ती रखा गया कि नहीं, आप जैसे प्रारूप दीजिएगा वैसे ही हम लोग संविधान में रख लेंगे, ठीक ना। तभी जो होता है इसमें एसटी एससी आरक्षण आया, ठीक ना। अब ये समझ गए क्यों बोला जाता है भीमराव अम्बेडकर को? इनका प्रारूप जो था उन्हीं प्रारूप के आधार पर संविधान का निर्माण किया गया, लेकिन संविधान का निर्माण केवल ये नहीं किए, पूरा संविधान सभा के लोग मिलकर किया। जैसे वर्ल्ड कप आया था, पूरा क्रिकेटर का जितना टीम था सबका योगदान रहा है, ठीक ना। लेकिन नाम किनको जुड़ जाता है? रोहित शर्मा के कप्तानी में, धोनी के कप्तानी में, कपिल देव के कप्तानी में, सुनते हैं ना। कपिल देव के अलावा 1983 में आया और किसी वो प्लेयर का नाम जानते हैं? नहीं जानते हैं। अभी तो इसका जान लीजिएगा, अभी रोहित शर्मा वाला तो तत्काल है ना, इसको सब बता दीजिएगा। तो नाम हो जाता है जो नेतृत्व करता है। नेतृत्व यहाँ पर कौन कर रहे थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जबकि उसमें भी 7 गो लोग थे, क्योंकि यहां पर जो होता है 141 बैठक हुआ है इनके अध्यक्षता में, और इनके अध्यक्षता में जो 141 बैठक वो 7 सदस्य ना शामिल हुआ, और 7 सदस्य विचार विमर्श किया, प्रारूप ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, इसमें सुधार करना चाहिए, लेकिन जो नेतृत्व करता है नाम उसी का होता है, ठीक ना। अब ये संविधान बनके तैयार हो गया, मतलब संविधान का जो होता है पूरी तरह से तैयार होने लगा। संविधान सभा में याद रखिए 15 कितनी थी? महिलाएं कितनी थी? 15 महिलाएं थी इसमें शामिल। अब ये पूरा प्रारूप बन गया, पूरा संविधान तैयार होने लगा। बहुत सदस्य विदेश गया, विदेश के संविधान से पढ़ के आया, कहां से स्रोत बना है ना संविधान निर्माण में, सब चीज बताएंगे इसमें। तो ये चर्चा उर्चा हुआ, और बनने में जो होता है कितना वर्ष लग गया? 2 वर्ष 11 महीना, कितना? 18 दिन, ठीक ना। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा संविधान को पूरा बनने में। संविधान बन के कब तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 का संविधान बन के तैयार हो गया। लेकिन लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। क्यों लागू किया गया इस दिन को? कितने अनुच्छेद था इसमें? भाग कितना था? भाग 22, अनुसूची 8 और अनुच्छेद 300। भाग अभी कितना है? 22, 24 है, अभी 22 है। अनुसूची 12, अनुच्छेद 300, कहीं 400 कुछ दिया रहे, गलत होता है, ठीक ना। अभी भी अनुच्छेद कितना है? 395। कोई बुक में देख लेते होंगे कि 400 कुछ है, लेकिन याद रखिएगा 395। हम आपको प्रूफ कर देंगे कि 395 ये चीज है। जो बोलते हैं कि 395 ज्यादा है, 396 में क्या है वो खाली प्रूफ कर दीजिए। यदि बोल रहे हैं 467-68 है, तो हम तो प्रूफ करने बोलेंगे ना कि 396 में क्या है। अब छोड़ दीजिए उतना, 396 खाली प्रूफ कर दीजिए। हम 395 बोल रहे तो हम प्रूफ कर देंगे, लेकिन 396 कोई नहीं प्रूफ कर सकता है, वो संशोधन होते गया, उसको अनुच्छेद में नहीं जोड़ा जाता, ठीक ना। तो याद रखिएगा 395 है।
अब यहां पर 395 में 15 ऐसे अनुच्छेद था जो कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया। संविधान यहां पर क्यों लागू किया गया थी 26 जनवरी को? क्योंकि इस दिन 26 जनवरी 1930 को भारत में क्या मनाया गया था? स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, ठीक ना। लाहौर में रावी नदी के तट पे झंडा फहराया गया था दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन कांग्रेस के, और घोषणा किया गया था 26 जनवरी को पूरे भारत में स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। इसी को यादगार बनाने के लिए भारत संविधान को लागू कब किया गया? ठीक ना। भारत झारखंड राज्य निर्माण के लिए जो अधिनियम जो राष्ट्रपति ने साइन कर दिया गया था 25 अगस्त 2000 को, लेकिन स्थापना कब हुआ? 15 नवंबर। क्यों? क्योंकि उस दिन बिरसा मुंडा के जन्मदिन था। तो किसी भी चीज को यादगार बनाने के लिए उस चीज को अपनाया जाता है, ठीक ना। तो यहां पर जो होता है 15 अनुच्छेद जो था 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 आ गया 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 अनुच्छेद जो था वो 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया था। अब 26 जनवरी को 1950 को जब लागू करने से पहले अंतिम, याद रखिएगा, अंतिम संविधान सभा का बैठक कब हुआ? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को अंतिम संविधान सभा का बैठक हुआ। इसी दिन राष्ट्रपति को चुन लिया गया, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक ना। और इसी दिन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। इस दिन भारत क्या बन गया? भारत एक गणतंत्र, स्वतंत्र भारत एक गणतंत्र देश बन गया। गणतंत्र ने बना था। आपका एक क्वेश्चन कल के लिए रहेगा कि भारत गणतंत्र क्यों है? भारत को गणतंत्र देश बोला जाता है ना। गणतंत्र देश का मतलब क्या है कल बताइएगा, नहीं बताइए फिर हम बताएंगे, कल लिखवाएंगे। अभी थोड़ा सा क्लास है कोटलिया में, ठीक ना, अगला क्लास है, तो 5-5 में हम छोड़ देंगे। मेरा जो क्लास रहेगा टाइमली रहता है, 4-5 में एंट्री करेंगे, 5-5 में छोड़ देंगे, ठीक ना। समझ में आया ना? कल आएंगे फिर पूछेंगे, डरिएगा नहीं।